Hi there. So now that we have learned what is risk, what is return and how to calculate them, we are better equipped with portfolio planning and construction. ठीक है, अब हमारे पास इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर का टाइप भी पता है हमको. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्वेस्टर को समझेंगे, उसका प्रोफाइल एक बनाएंगे और उसके बाद पोर्टफोलियो बनाएंगे. राइट. सो अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट एंड मेकिंग द पोर्टफोलियो इज द प्रोसेस. ठीक है, एंड द फर्स्ट स्टेप इन दैट होल प्रोसेस इज कंस्ट्रक्टिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट. इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट विल गिव यू एवरीथिंग अबाउट द क्लाइंट. हमको मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टर के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना है. ठीक है, वी आर नॉट मेकिंग वन पोर्टफोलियो दैट इज फिट फॉर ऑल. What we will be doing is we will be constructing unique portfolios that are pertinent to that particular investor. ठीक है, उस पर्टिकुलर बंदे को, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को, उस पर्टिकुलर फीमेल को what is suited is what we will be making. ठीक है, तो सबसे पहले क्या जरूरी है, समझना, क्लाइंट को समझना. ठीक है, सो our first step in portfolio planning and construction is to construct investment policy statement. And investment policy statement is a very elongated form of various things. Let's try to understand कि उसके अंदर क्या क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले description of client. What is the demography? 25 age, male, female. What is the income source? Is the family dependent on that person? How much of his portfolio is already parked into equity bond? वो क्लाइंट को जितना ज़्यादा समझ सको उतना ज़्यादा समझना है. ठीक है, सो डेमोग्राफी यहाँ पे पहले सेट करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइंट, एंड देन पर्पस ऑफ द आईपीएस. ठीक है, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. व्हाई आर वी मेकिंग आईपीएस, हमको कितना इन्वेस्ट करना है, किधर इन्वेस्ट करना है, ऑल दो स्टेटमेंट विल बी मेड इनटू स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. कि ये आईपीएस का पर्पस क्या है, टू इन्वेस्ट 25 lakhs, 50 lakhs और वॉट एवर इज द n number of money. Then duties and responsibilities. ठीक है, as a portfolio manager I will have some responsibilities, but as a client, ठीक है, जो investor है उसका भी कुछ duties and responsibilities है which we need to clarify beforehand. ठीक है, that you will be showing us all the correct form of understanding. ठीक है, आप हमको सही चीजें बताओगे, सही चीज दिखाओगे और उसके हिसाब से मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ. सो एट द एंड ऑफ लेट्स से 5 years इफ यू टेल मी नहीं यार मैं जो पहले बोला था ना वो गलत था, द मनी इज नॉट माइन, इट इज ऑफ माई सिस्टर्स एंड आई नीड इट इमीडिएटली, तो क्या होगा, ये आईपीएस बनाने का पर्पज ही डिफीट हो जाएगा. सिंस द मनी वॉज ऑफ इन्वेस्टर्स सिस्टर, वी वुड हैव बीन बेटर इक्विप्ड इफ वी हैड नोन हिज सिस्टर. ठीक है, तो हमको हमेशा ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करनी रहेगी कि क्लाइंट का क्या है, हमारा क्या है, एंड इफ देर आर एनी अदर पार्टीज इन्वॉल्व, कस्टोडियन अगर इन्वॉल्व है, अगर मैं कहीं और पैसा देने वाला हूं, सो ऑल दोज थिंग्स नीड टू बी डिफाइंड. देन प्रोसीजर्स, देर आर सेट प्रोसीजर्स. ठीक है, जिसको हम एसओपीज बोलते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स. हम लोग वो डिफाइन कर देंगे पहले दिन ही कि पहले आपका आईपीएस बनेगा, फिर हम आपको समझेंगे, विल बी showcasing a draft proposal of the portfolio in 15 days time. फिर हम लोग 2 महीने में इन्वेस्ट करेंगे and there will be quarter review. So all that procedure need to be defined to the client. Then comes the investment objective, which is the crux of the whole IPS in my opinion. ठीक है, IPS हम लोग कैसे समझते थे, when we were doing our CFA we learnt IPS through a model of RRTT LLU. ठीक है, risk, return, tax, time, liquidity, legal and unique circumstances. That is how we remember IPS. अब RRTT LLU है क्या, देखो RR जो है ना वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि मेरे जो इन्वेस्टर है, मेरा जो क्लाइंट है, उसका रिस्क ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका रिटर्न ऑब्जेक्टिव क्या है. सो दोज आर RR. Then there are investment constraints. Constraints मतलब क्या? What will hinder me from taking independent decision. ठीक है, हो सकता है ना कि मेरे क्लाइंट को 6 महीने बाद पैसा चाहिए. अगर मैंने पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में डाल दिया with a opinion that 3 years, with a horizon of 3 years, that means I have not taken into account the constraint that my client gave me.
ठीक है. सो देयर आर सर्टेन इनकम इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट्स दैट वी नीड टू बी दैट वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ. ठीक है. वो कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? TTLLU. TT मतलब टाइम होराइजन, टैक्स कंसिडरेशंस, LL मतलब लिक्विडिटी एंड लीगल, एंड U मतलब यूनिक सर्कमस्टांसेस. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दोज one by one once we are completed with IPS. Then comes guidelines. Guidelines में हो सकता है हमको बोला जाए कि आप कितना लेवरेज यूज करोगे, कितना डेरिवेटिव यूज करोगे, डेरिवेटिव यूज कर भी सकते हो कि नहीं. All those guidelines can come in and which will be separately shown under IPS. Then comes evaluation and review. ठीक है. Whatever we are making the portfolio, it is not one time thing. It's a constant process of evaluating and reviewing and taking a feedback from our client and the market. ठीक है. मार्केट जैसा ऐसा बोल रहा है, हो सकता है वो हमने जो सोचा होगा वैसा नहीं हो रहा है या हो रहा है. So we need to be mindful of our surroundings, what is happening in the market, in the investment horizon, and at the same time we need to be mindful about the client. ठीक है. वो क्लाइंट ने क्या बोला था, क्या हो गया है, और हमको उसको रेगुलरली इवेल्युएट करना पड़ेगा, जिसको फीडबैक लूप भी बोलते हैं. राइट. दैट विल बी मेंशन्ड कि कब कब इवेल्युएशन होगा, कब कब रीऑर्गेनाइजेशन होगा, कब कब री एलोकेशन होगा. ऑल दोज थिंग्स विल बी रिटन डाउन. एंड देन देयर आर अपेंडाइसिस. अपेंडाइसिस मतलब अगर कुछ छूट गया है जिसको आप लिखना चाहते हो, जिसको आप बताना चाहते हो इन डिटेल, सो दैट कैन कम अंडर अपेंडिक्स. इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे थे, विच I told you risk objective and return objective. There are two objectives of the portfolio. We have always known investment from the return perspective. But once you go deeper into CFA and portfolio management, you will understand that risk is more so important to be managed rather than return. तो रिस्क को समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा? दो चीजें समझनी पड़ती है क्लाइंट के बारे में. Willingness to take risk and ability to take risk. विलिंगनेस टू टेक रिस्क मतलब क्या? वो कितना ज्यादा उत्सुक है रिस्क लेने के लिए. ठीक है. एंड एबिलिटी टू टेक रिस्क क्या होता है? वो कितना ज्यादा रिस्क एक्चुअली में ले सकता है. व्हाट इज द रिस्क एपेटाइट ऑफ आवर क्लाइंट. ठीक है. तो रिस्क ऑब्जेक्टिव जब डिफाइन कर रहे हो ना, तो एबिलिटी और विलिंगनेस को कॉन्वर्ज करना पड़ता है, उन दोनों को मिलाना पड़ता है. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टू पीपल. वन इज एन ऑटो ड्राइवर. ही अर्न्स अराउंड $1,000 a day. ठीक है. एंड अनदर पर्सन इज अ डॉक्टर. ही अर्न्स अबाउट 1 lakh a day. ये जो ऑटो रिक्शा वाला है, ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इनटू इक्विटी. एंड ये जो डॉक्टर है, हु इज अर्निंग एन हैंडसम मनी, ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इनटू बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. अब यहां पे क्या हो रहा है? ऑटो रिक्शा वाले का विलिंगनेस टू टेक रिस्क बहुत ज्यादा है, बट उसका एबिलिटी नहीं है. क्यों? क्योंकि उसका इनकम स्टेबल नहीं है, उसके घर वाले उसके इनकम पे डिपेंडेंट है. हो सकता है कि उसको जो इनकम है वो तुरंत वापस चाहिए हो. द लिक्विडिटी नीड्स कुड बी हाई. सो एबिलिटी नहीं है बट विलिंगनेस बहुत ज्यादा है. एंड यहाँ पे डॉक्टर वाले में क्या हुआ है? उसका एबिलिटी है. ही इज earning quite a handsome money, he can invest in equities, he can take some risk out of the portfolio, but his willingness is too less. ठीक है. तो वहां पे क्या है? एबिलिटी है बट विलिंगनेस नहीं है. यहाँ पे विलिंगनेस है बट एबिलिटी नहीं है. तो what we need to do is we need to educate our client into converging their ability with willingness to take risk. ठीक है. हमको अपने क्लाइंट को एडुकेट करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा. साइकोलॉजिकल बायसेस होते हैं जिसको मिटाना पड़ेगा, और उनको बताना पड़ेगा दैट सी यू आर सेइंग मी दैट आई नीड टू पार्क ऑल योर मनी इनटू इक्विटी, बट सी यू विल नीड मनी इन फ्यूचर इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन. तो मैं सारा का सारा पार्क नहीं कर सकता हूं. ये बात अगर मैं उसको समझाऊंगा तो हो सकता है वो समझ जाए. ठीक है. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज मैच एबिलिटी टू टेक रिस्क विथ विलिंगनेस टू टेक रिस्क. कितना वो बंदा रिस्क ले सकता है और कितना वो लेना चाहता है, दोनों को हमको मिलाना है. देन इज रिटर्न ऑब्जेक्टिव. रिटर्न ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? रिटर्न is of two types, primarily of two types. One is required rate of return and the other one is expected return. ठीक है. Let's say Mr. A comes to you and says park all my money into equity because equity gives 20% return.
he is expecting that that particular asset class will give him 20% of return, which may or may not be the case. He is expected to gain 20% out of that investment, but उसको required है क्या? Does he require his investment to grow at 20% risk, 20% रिटर्न? वाई? बिकॉज हमको ये भी देखना है ना कि 20% अगर रिटर्न चाहिए तो रिस्क भी लेना पड़ेगा, राइट? व्हाट शुड वी ideally be doing is we need to understand the required rate of return. Required rate of return क्या हुआ? Let's say I'm standing today, I want so and so money 5 years from now. तो वो 5 साल में अगर मेरे को जितने अमाउंट पे पहुंचना है, वह अमाउंट में पहुंचने के लिए मेरे को कितना रिटर्न चाहिएगा? यूजिंग सिंपल PMT कैलकुलेशन अगर मैं अपने कैलसी पे करूंगा, I will be able to get what is the required rate of return. What is the return that I require so as to basically reach my return objective, reach my objective at the end of 5 years, जो भी टाइम होराइजन है, तो उसको बोलते हैं required rate of return. हमको क्या करना पड़ेगा? अगेन we'll need to educate our client that even if your expected return is 25%, 50%, whatever, I'm not concerned with that. I'm more so concerned with your required rate of return, because I need to make portfolio according to the return that is required to achieve your goals. ठीक है? तो वो गोल के लिए जितना भी required rate of return रहेगा, we'll be working around that. ठीक है? एक्सपेक्टेशन से कोई मतलब नहीं है, क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो सकता है. We need to converge his expectations towards required rate of return. ठीक है? Then investment constant में we talked about 5 things. Let's try to understand them one by one. One is time horizon. Time horizon मतलब क्या? मेरे जो goals हैं, they could be of 6 months, 1 year, 2 year, 5 years, 10 years, 20 years. ठीक है? So जितने टाइम पीरियड में अपना इन्वेस्टमेंट पार्क रख सकता हूं to meet those goals intermittently, उनको बोलते हैं टाइम होराइजन. ठीक है? योर टाइम होराइजन इज नॉट फिक्स्ड, इट इज डायनेमिक. मतलब क्या? आपने जब स्टार्ट किया था तब आपको लग रहा था कि 3 साल में मेरे को गाड़ी लेनी है. ठीक है? अब अगर 2 साल हो गए हैं तो 2 साल बाद आपका टाइम होराइजन इज ओनली 1 ईयर, राइट? सो टाइम होराइजन इज डायनेमिक एंड नॉट कॉन्स्टेंट इज वन थिंग दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. क्यों ऐसा? देखो, जब आपने स्टार्ट किया था तब आपको लग रहा था 3 साल पीरियड है, लेट्स पार्क major portion of our money into risky investment. Let's park 80% of our portfolio into equities. Since we have one particular cycle, मैं हमेशा 3 साल तो एक इक्विटी साइकिल घूम जाता है, तो लेट्स पार्क मनी देयर 80% ऑफ इट. अब अगर 2 साल हो गए हैं, अब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल ही रहा है. अगर आप अभी भी सारा पैसा इक्विटी में रख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर श्योर दैट 1 साल में आपका जो इक्विटी है वो बढ़ेगा ही, वो ज्यादा वॉलेटाइल नहीं रहने वाला है. आइडियली व्हाट शुड यू बी डूइंग इज 2 साल बाद यू शुड स्टार्ट पुलिंग इन मनी फ्रॉम इक्विटीज एंड पार्किंग योर मनी टुवर्ड्स बॉन्ड्स. क्यों? क्योंकि वो लेस रिस्की एसेट क्लास है, जहां पे आपको डिफाइंड बेनिफिट भी मिल जाएगा. यू विल हैव कि मेरे को 7%, 6%, वॉट एवर इज द गिवन रेट, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, right? So what I wanted to convey is time horizon is dynamic, and the other one is longer the time horizon, the better it is from risk perspective. ठीक है? अगर बहुत लंबा टाइम होराइजन है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, और जैसे जैसे आपका टाइम होराइजन कम होता है आपका रिस्क एपेटाइट भी कम हो जाता है, राइट? योर पोर्टफोलियो शुड बी पार्क्ड towards bond instruments and less risky instruments as you move closer to your objective. Then टैक्स कंसिडरेशन. देखो, टैक्स जो है ना हर एक बंदे का अलग अलग होता है. व्हेन इट कम्स टू कैपिटल गेन्स इट कुड बी सिमिलर, बट बिजनेस इनकम एंड मार्जिनल टैक्स रेट जो उस पर लग रहा है वो बहुत वेरी करता है, राइट? सो वॉट एवर इज द प्रिवेलिंग टैक्स रेट एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टर, वो हमको समझना बहुत जरूरी है. ठीक है? वो इन्वेस्टर का रिक्वायरमेंट हो सकता है कि मेरे को टैक्स फ्री बॉन्ड में ही पैसा डालूं, आई नीड टू सेव टैक्सेस, राइट? अनदर इन्वेस्टर कुड कम टू यू एंड से आई वांट टू इन्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ माय मदर हुज इनकम इज 0 एट दिस पॉइंट इन टाइम, सो यू कैन पार्क ऑल हर मनी इनटू
इंस्ट्रूमेंट्स दैट जनरेट इनकम एंड आर टैक्सेबल, ठीक है। सो टैक्स कंस्ट्रेंट जो है ना हर एक बंदे का अलग होता है, इट इज क्वाइट यूनिक, सो उसको भी हमको समझना रहता है एट द वेरी फर्स्ट स्टेप। देन कम्स लिक्विडिटी नीड्स। लिक्विडिटी नीड्स मतलब क्या? लिक्विडिटी नीड्स में फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी केयरफुल अबाउट इज द इमरजेंसी वारंट, ठीक है। हो सकता है कि आपको तुरंत पैसा चाहिए रहता है, ठीक है। Could be a case where you are either suffering from a disease or either one of your siblings or parents have this peculiar problem where you will need money at any point in time, ठीक है। कभी भी पैसा जरूरत पड़ सकता है। तो जो इमरजेंसी नीड का पैसा है वो मैं एक रिस्की एसेट में या फिर हेज फंड में जहां पे लिक्विडिटी कम होती है वहां पे पैसा नहीं लगा सकता, राइट। आई नीड टू पार्क दैट मनी इनटू लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सो क्लाइंट से पहले ही ये समझ लेना पड़ेगा कि उसका लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट क्या है। डज ही रिक्वायर ऑन एंड ऑफ मनी फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज, मे इट बी इमरजेंसी और अदरवाइज, ठीक है। तो लिक्विडिटी क्या होता है? पैसा कब कब चाहिएगा और कैसे कैसे चाहिए। अगर उसको तुरंत रिक्वायरमेंट आ जाती है, ठीक है, अनवांटेड रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो आप वो पैसा एक इलिक्विड या फिर लॉन्ग टर्म होराइजन पर्सपेक्टिव से नहीं लगा सकते, वो पैसा आपको लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में लगाना पड़ेगा। लीगल एंड रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स कुड बी देयर, कंस्ट्रेंट्स कुड बी देयर। लेट्स से आई एम वर्किंग फॉर Amazon, सो Amazon में अगर मैं काम कर रहा हूं तो आई कैन नॉट रियली बाय Amazon शेयर्स। व्हाई? बिकॉज दैट कैन पोटेंशियली टेंटामाउंट टू इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। या फिर हो सकता है कि Amazon बार्स some of his employees at maybe executive position, या फिर बोल दिया कि अगर आप बोर्ड मेंबर हो तो you cannot really trade into Amazon shares। आप ESOPs हो सकते हैं बट आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते। whatever, there could be various things possible in the regulatory hurdles, ठीक है। तो वो आपको mindful होना पड़ेगा at the very start of the portfolio construction। and the last is unique circumstances। unique circumstances क्या बोलते हैं? हर एक बंदा बहुत यूनिक है, राइट। एवरी इंडिविजुअल इज क्वाइट यूनिक, सो वी कैनॉट रियली से दैट whatever we have discussed in RRTTLL will fit for his requirement। There could be a potential client who says, I do not want my money to go towards alcohol companies or maybe cigarette companies or a tobacco company। His requirement could be very different from other investors, ठीक है। and you cannot really educate the client on that particular perspective, ठीक। क्यों? क्योंकि वो उसका religious mindset है, उसका ethical mindset है, which cannot really be changed, ठीक है। तो यूनिक सर्कमस्टेंसेस में क्या आ जाएगा? ऑल दोज पॉइंट्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर द फर्स्ट 6। RRTTLL में जो कवर नहीं होता वो यू में कवर होता है। यूनिक सर्कमस्टेंसेस पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टर, ठीक है। उस इन्वेस्टर को समझने के लिए अगर कुछ और पॉइंट्स है, मे बी ही हैज अ यंगर ब्रदर टू टेक केयर ऑफ, और मे बी ही वांट्स टू पार्क मनी ओनली इन ESG कंपनीज, ठीक है। तो बहुत सारा सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जो कि यूनिक हो, तो हमको वो सारा लिख लेना चाहिए अंडर यूनिक सर्कमस्टेंसेस विच विल ऑल्सो एक्ट एज अ कॉन्स्टेंट इन आवर पोर्टफोलियो, ठीक है। आई होप द फर्स्ट प्रोसेस इज क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट।